मेरा नाम सलमा है। पूरे मोहल्ले में मेरे काम की डिमांड थी। पिछले घर में तनख्वाह कम मिलने पर काम छोड़ दिया था। मेरी नई मालकिन बहुत अच्छी थी। उनके शौहर कारोबारी आदमी थे, पर दोनों मियाँ बीवी औलाद से महरूम थे। मालकिन जब भी मोहल्ले के किसी बच्चे को देखती तो एक हसरत सी हमेशा उनकी आंखों में पनपती रहती। मालकिन ने हर तरह से अपना इलाज करवाया, पर कुछ ना हुआ। आखिरकार बड़ी मनतू मुरादों से 5 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। दोनों मियाँ बीवी रंजीदा रहने लगे। साहिब सारी रात बाहर रहते और मालकिन हमेशा अपने कमरे में रहती। घर में हर वक्त मौत सा सन्नाटा छाया रहता कि चम्मच गिरने की भी आवाज़ सुनाई देती। रात देर में काम से फारिग हुई तो थकावट से नींद ना आई। जिस्म की सुस्ती दूर करने मैं सहन में आ बैठी, पर अचानक मेरी नज़र मालकिन पर पड़ी, जो रात के इस पहर कहीं जा रही थी। मैं भी अपने कदम उनके पीछे बढ़ाने लगी, पर मालकिन का रुख तय खाने की तरफ देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मालकिन तय खाने में दाखिल हुई और कुछ देर बाद वापस चली गईं। पर एक अजीब बात थी, जब मालकिन बाहर थीं तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ मिला था, पर उनके जाने के बाद तय खाने में चारों जानिब रोशनी का सुनहरा हाला बना हुआ था। मेरी नज़रें चुंधिया गईं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की तो रोशनी की तेज़ लहर मेरे वजूद में सिरायत कर गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने क्वार्टर में थी। मुझे सारा वाक़या फिर से याद आ गया। मैंने सर झटक कर अपना काम दोबारा शुरू कर दिया और मालकिन से कोई जिक्र ना किया। सफाई करके फारिग हुई तो मालकिन की आवाज़ सुनाई दी, सलमा, ज़रा तय खाने में एक लाल रंग की फ़ाइल रखी है, वो ला दो, तुम्हारे साहब के ऑफिस की है। मैंने तय खाने की तरफ कदम बढ़ाए और लकड़ी की बनी अलमारी से फ़ाइल निकालने लगी थी। मेरी नज़र इस संदूक पर पड़ी जो मुसलसल हिल रहा था। संदूक के हरकत करने पर मैं शशद सी देखती रह गई। संदूक देखने में काफ़ी पुराना मालूम हो रहा था। ताला भी जंग आलूद था। मैंने अपनी आंखें मसलीं कि शायद मेरा वहम हो, पर संदूक की दर्जें अब भी इसी तरह हिल रही थीं। मेरा दिल खौफ से कांप उठा। संदूक कैसे हरकत कर सकता है? मैं उल्टे कदमों से बाहर की जानिब दौड़ी और मालकिन को आवाज़ें देने लगी। मालकिन मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आईं तो मैंने उन्हें संदूक का वाक़या बताया। मालकिन मेरी बात पर ज़द पड़ती मुझे डांटने लगी, क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और अब तुम फजूल की बातों से हमें डरा रही हो। मालकिन की बात पर मुझे गुस्सा आया, पर दिल कांप उठा। संदूक कैसे हरकत कर सकता है? मैं उल्टे कदमों से बाहर की जानिब दौड़ी और मालकिन को आवाज़ें देने लगी। मालकिन मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आईं तो मैंने उन्हें संदूक का वाक़या बताया। मालकिन मेरी बात पर ज़द पड़ती मुझे डांटने लगी, क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और अब तुम फजूल की बातों से हमें डरा रही हो। मालकिन की बात पर मुझे गुस्सा आया, पर सर झटक कर अपने काम में जुट गई। मैंने मालकिन के लिए गिलास में दूध डाला तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई मौजूद हो। मैं फौरन पीछे मुड़ी, वहाँ कोई ना था। मैं वहम समझती बढ़ गई और दूध मालकिन को पकड़ा कर सहन में आ गई। मैंने अपने धुले कपड़े सुखाए। सारा काम निपटाते मुझे रात का 1:30 बज चुका था। मैं कमरे में जाने लगी तो रास्ते में मुझे मालकिन फिर से तय खाने की जानिब जाती दिखाई दी। मेरी नज़रें उन पर जम सी गई थीं। एक बात जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि जहाँ जहाँ से मालकिन गुजर रही थीं वहाँ एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। रात के इस वक्त खुशबू से महकी फ़िज़ा अजीब तासुर छोड़ रही थी। मैंने मालकिन के पीछे जाना चाहा, पर मुझे मेरे कदमों में सख्त जकड़न महसूस हुई, जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। मैं कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। आंखों में आंसू लिए मैं बैठ गई। बैठे बैठे ना जाने कब मैं वहीं सो गई। मुझे मालूम ना हुआ मेरी आंख किचन में खुली, जहां मालकिन अंडा फ्राई करती किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने हैरत से खुद को देखा तो सहन में थी, यहाँ कैसे आई? मेरे दिमाग में जकड़ चल रहे थे। ये सब क्या हो रहा था? मालकिन ने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए मुझे बोली, हो गई नींद पूरी? इनकी हंसी में कुछ था जो ख़ास था, जैसे कुछ जता रही हो। मुझे पता नहीं चला कब वो निकल के चली गईं। मेरी नज़रों ने दूर तक उनका पीछा किया। खुशबू का झोंका मुझे खुद के एतराफ़ महसूस हुआ। मैंने चौंक के चारों तरफ देखा। कोई सी रूह मौजूद ना थी। मेरी हालत बेहद मुस्तरब थी। सोच कर थक गई थी, ऐसा कौन सा राज था इस संदूक का, इस रोशनी के हाले का क्या था इस संदूक में, और मालकिन वो क्यों ऐसा कर रही थीं?
जैसे कोई गहरा राज छुपा रही हूँ। ऐसा क्या हो सकता है? मैं सोचते हुए सब्जियां काटने लगी, पर एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे हाथ पर कुछ लिखा हो। मैंने चौंक कर सर उठाया, पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे अभी भी अपने हाथ पर कुछ ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने छुरी दूर फेंकी और कमरे में आकर खुद पर दम करने लगी। मैंने खुद पर दम किया और कपड़े धोने चली गई। मेरी हालत किसी कैदी की तरह हो गई थी, जो सोचों के भंवर में कैद थी। मैंने मशीन में कपड़े डाले तो देखा कि इसमें एक सफ़ेद कुर्ता था, बिल्कुल शफाफ। इस कुर्ते को देखा तो हैरत ज़दा हो गई, क्योंकि वो कुर्ता मेरे साहिब का तो नहीं था। मैंने मालकिन को दिखाने का सोचा। बेसाख्ता मैं पीछे मुड़ी। अपने ऐन पीछे खड़ी मालकिन को देखकर मेरी चीख निकल गई। ना जाने वो कब आई, मुझे खबर ना हुई। उन्होंने मुझसे वो कुर्ता मांगा और बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ गईं। मैंने उनके जाने पर सुख का सांस लिया, पर जहन में बातें घर कर गई थीं। कैसा अजब माहौल था। मैं अंदर गई तो मालकिन किचन में खड़ी सब्जियां काट रही थीं और मुस्कुरा कर कुछ बोल रही थीं। मालकिन का रुख मेरे सामने था। ना जाने वो किससे मुखातिब थीं। मुझे देखकर उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मालकिन खुद पर काबू पाया और बोली, तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए? कामचोर होती जा रही हो। मैं कब से तुम्हारे काम कर रही हूँ, एक मिनट सुकून का सांस नहीं लिया। उनके तल्ख होकर कहने पर मुझे तैश आया, पर काफ़ी देर किचन में होने की बात पर मुझे अपनी साहतों पर यकीन नहीं आया। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाया और बोली, मालकिन अभी तो आप आई थी बाहर कुर्ता लेने मुझसे, जब मैं साहिब के कपड़े धो रही थी। मेरी बात पर उनका पारा हाई होने लगा। क्या बकवास कर रही हो? मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ किचन में सर खपा रही हूँ और तुम कह रही हो मैं तुमसे कपड़ा कुर्ता लेने आई थी। बीबी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तभी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर शुबा है, जाकर चेकअप करवाओ। मालकिन मुझे सुनाकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई। ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? सब कुछ उल्ट हो रहा था। जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा था, और जो दिख रहा है वो तो हुआ ही नहीं। यानी मेरी तबीयत वाकया ख़राब है। मालकिन ठीक कह रही हैं, मुझे एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। मैंने अगले दिन मालकिन से डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त ली और करीबी अस्पताल में आ गई। मुझे एकदम एहसास हुआ जैसे मैं किसी की नज़रों के हसार में हूँ। कोई है जिसकी नज़र में मुझ पर टिकी हुई है। मैं बेचैन सी चलती डॉक्टर के कैबिन के करीब आई और अपना नंबर आने पर अंदर चली गई। मैंने उनको अपने साथ होते हुए हादसों का बताया तो हंसने लगी। यानी मेरी तबीयत वाकया ख़राब है। मालकिन ठीक कह रही है, मुझे एक बार चेकअप कराने जाना चाहिए। मैंने अगले दिन मालकिन से डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त ली और करीबी अस्पताल में आ गई। मुझे एकदम एहसास हुआ जैसे मैं किसी की नज़रों के हसार में हूँ। कोई है जिसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई हैं। मैं बेचैन सी चलती डॉक्टर के कैबिन की तरफ करी आई और अपना नंबर आने पर अंदर चली गई। मैंने उनको अपने साथ हुए हादसों का बताया तो हंसने लगे और मुझे बताया कि ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का फतूर है। मेरी ख्यालाती तसव्वुर की वजह से ये सब चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। मैं कैसे मानती जब सब अपनी आंखों से देखा हो। मैंने घर आकर कोई बात ना की और अपने क्वार्टर में आ गई। मालकिन की आवाज़ पर मैं बाहर आई, जो 2 प्लेटों में खाना निकाल रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि घर में तो मालकिन के अलावा कोई नहीं, तो खाना किसे दे रही हैं। मैं तो जबकि पहले ही खा चुकी थी। मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे बहुत सारा रोई हूँ। एक अलग दर्द की दास्तान रकम लगी मुझे उनकी आंखों में। उनकी आवाज़ पर मैं होश में आई और उनके कहने के मुताबिक बर्तन धोए। मैं बर्तन धोने के बाद तहखाने की सफाई के लिए जाने लगी कि मालकिन ने रोक दिया। बोली, आज वहाँ की सफाई मैं खुद कर लूँगी, और दोनों खाने से बड़ी प्लेटें तहखाने की तरफ लेकर चली गईं। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गईं। आखिर ये सब हो क्या रहा था? मैं बेहद मुस्तरिब सी उनका पीछा करते तहखाने के दरवाजे तक पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। मैं हैरान हुई कि ये क्या माजरा है। दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बंद हो गया? मालकिन के दोनों हाथों में तो खाना था। मैंने दरवाजे से झांका तो सीधी नज़र उस हिलते हुए संदूक पर पड़ी। वो संदूक बुरी तरह हिलता हुआ दिखाई दिया। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से रोशन हुआ। मेरे वजूद की जान निकलने लगी और मुझ पर गशी तारी हो गई। मालकिन ने मुझे होश कराया और बोली, सलमा, क्या कर रही थी? तुम्हें ज़रा शर्म न आई अपनी मालकिन की पहरादारी करते हुए? तुम्हें क्या मैं कोई गलत औरत लगती हूँ? उनकी बातों से मुझे हैरानी के साथ परेशानी भी हुई, क्योंकि मेरी मालकिन ऊंची आवाज़ में बात करना तो दूर बोलना भी पसंद ना करती। मेरे जहन में जमाका सा हुआ।
मैंने मालकन से पूछा। मालकन, जब मैं आई थी तो आपने मुझे उस वक्त एक संदूक की सफाई का बोला था जो तहखाने में है, लेकिन आज जब मैं सफाई के लिए गई तो आपने मना कर दिया। क्या इस संदूक में कुछ खास बात है? मालकन, मुझे बस एक बार वो देखनी है। मेरी बातों पर उनका चेहरा लाल अंगारा हुआ और आंखों में आग सी दहकने लगी। मैंने डर कर 2 कदम पीछे लिए। मालकन ने गहरा सांस लिया और खुद को नॉर्मल करके बोली, हाँ, मैं ज़रूर दिखाती तुम्हें, लेकिन इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, तुम्हारे साहब के पास है। इस संदूक पर इतना ध्यान मत दो, इसमें मेरे मरहूम बच्चे के कपड़े हैं और कुछ नहीं। सुन लिया ना? अब तुम्हारे मुंह से संदूक का जिक्र ना सुनो। समझ गई ना? मैंने उनकी बात पर इस बात में सर हिलाया और बोली, जैसा आप कहें मालकन। अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं यूं ही परेशान हो रही थी। चलें, आप आराम करें, मैं ज़रा किचन के काम निपटा आऊँ। और मैं ये बोलकर वहाँ से किचन में आ गई। मेरे जहन में सारी बातें गर्दिश कर रही थी। मैं सोचों में गुम थी। इस संदूक का राज जानना मेरे लिए और अहम हो गया था। मालकन की बातों से ही लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही हैं। मेरी हालत ख़राब होने लगी तो खुली हवा में सांस लेने बाहर आ गई। मैं सहन में अमरूद के दरख्त के नीचे बैठी थी कि मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो मेरे साथ एक नौजवान औरत थी जो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। पर एक बात वो अजीब थी, वो उसकी आंखों की रंगत। इसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद थीं। बिल्कुल मुझे खौफ आने लगा। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, पर मेरे वजूद पर जैसे कोई शिकंजा सा कसा हुआ था। मैंने रोते हुए इससे इल्तिजा की, कौन हैं आप और यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे छोड़ दें। मैंने कुछ नहीं किया। इस औरत ने मुझे आज़ाद किया और बोली, आइंदा तुमने तहखाने में मौजूद संदूक को हाथ लगाया तो तुम अपने प्यारों को खो दोगी। आज तक जिसने भी संदूक तक पहुंचना चाहा वो जिंदा नहीं बचा। वो संदूक पिछले 100 सालों से इस तहखाने में है। तुम्हारी तरह कई लोग उसे खोलने की कोशिश कर चुके हैं, पर इसी चक्कर में बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब तो उनकी हड्डियां भी नहीं मिली। तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है, दूर रहो इस संदूक से, वरना वरना बेमौत मारी जाओगी। हा हा हा, बेमौत मारी जाओगी। वो औरत सर्द आवाज में बोलती गायब हो गई। मेरी जान निकलने लगी। मैं खुद पर कलमे पढ़ती अंदर आई। मैंने तहैया कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस राज से पर्दा उठा कर रहूंगी। ऐसे ही हार नहीं मानूंगी। मेरी सारी रात इन्हीं सोचों की नज़र हो गई। आधी रात के वक़्त खटके की आवाज़ पर मेरी आंखें खुली। मैंने चप्पल पाँव में अड़सी और बाहर सहन में चली आई, जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने देखा आज फिर मालकन छुपती छुपाती तहखाने में जा रही थी। मैंने सोचा कल ही किसी आमल से इस बारे में बात करती हूँ। आखिर माजरा क्या है? ऐसा क्या है इस सुनहरी संदूक में जिसके लिए मालकन इतनी बेकरार होकर रोज़ आधी रात को तहखाने का रुख करती हैं? मैं अपने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया। कमरे में आकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। रात आंखों में कटी। सुबह होते ही मैं सौदा सर्फ लाने के बहाने आमल बाबा के पास चली आई और उनको संदूक के बारे में और मालकन के बारे में बताया। वो आमल बाबा भी काफ़ी पहुँचे हुए थे। फ़ौरन मामले की नहज पर पहुँचे। आमल बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू किया और मैं उनको देखती आयातुल कुर्सी पर पढ़ने लगी। आमल बाबा ने मुझे एक तावीज़ दिया और बोले कि इसे अपने गले में डाल लेना, कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मैंने आमल बाबा का शुक्रिया अदा किया और मालकन के यहाँ चली आई। मालकन के आराम का वक़्त था। मैं इनसे नज़र बचाती तहखाने में आ गई। मेरी नज़र संदूक पर पड़ी तो दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने कांपते कदम आगे बढ़ाए और तहखाने में चली आई। वहाँ कोई नहीं था। ये देख मैंने पुरसुकून सांस खारिज की। अब बस मुझे रात होने का इंतज़ार था कि कब रात होगी और कब मुझे सारे राज का पता चलेगा। तजस्सुस के मारे मेरी नींद ही उड़ गई थी। आखिर रात हुई तो नींद मुझ पर गालिब आने लगी और कब नींद की आगोश में गई पता नहीं चला। रात ठीक 12 बजे मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने आई तो देखा मालकिन तहखाने की तरफ जा रही हैं। मैंने रोशनदान से आती रोशनी से अंदर का मंजर देखा। मैंने गौर से देखा तो मुझे याद आया कि ये वही औरत थी जो मुझे धमका कर गई थी। मालकिन ने इस औरत से कहा कि संदूक खोले। इस औरत ने मालकिन के कहने पर संदूक खोली तो मैंने जो देखा उस पर यकीनन नामुमकिनात में था। मैंने देखा एक बेहद प्यारा खूबसूरत 12 से 13 साल की उम्र का बच्चा इस संदूक से सफ़ेद पोशाक पहने निकल रहा था। वो बच्चा बेहद पुरस्कार था। इसकी मुस्कुराहट में कशिश थी। वो बच्चा मेरी मालकिन को माँ कहता उनसे लिपट गया। पर ये क्या, इस बच्चे ने मेरी मालकिन को महसूस किया।
पर मेरी मालकिन इस बच्चे के वजूद को महसूस नहीं कर पा रही थी। मालकिन इस बच्चे को देखती जाती और रोते हुए इससे बातें करती जाती। मेरी हैरत ज़दा बंद आंखों से इस मिलाप पर आंसू बहने लगे। यानी ये बच्चा और वो औरत कोई और नहीं बल्कि जिनज़ादे थे। मालकिन इस बच्चे से रोज़ मिलने तहखाने में जाती थीं। ममता की भूख और तड़प ने उन्हें इस बच्चे की तरफ राग़िब किया था, पर आज जिस शिद्दत से वो तड़प कर उसे पुकार रही थी, उसे सुनकर मुझे तकलीफ़ ने आ घेरा। मेरी मालकिन बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी, मेरा बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं सालों पहले ये दुख झेल चुकी हूँ, अब नहीं झेल पाऊंगी। उनके रोने और आहुजारी पर वो बच्चा उनकी गोद में लेटा और बोलने लगा, माँ, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगा, चाहे आपके पास ना रहूँ। माँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस संदूक में, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ इस संदूक से, लेकिन आपकी मोहब्बत से नहीं। मेरी दुआ है कि खुदा आपको नेक और साले औलाद से नवाजे, जो मुझसे भी बेहतर हो। उनके रोने में मज़ीद इजाफा हुआ और आखिर वो फैसला करती उठ खड़ी हुई। उन्होंने आखिरी बार जिनज़ादे को देखा और बोली, मेरे शहज़ादे, मेरी ममता बहुत खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन अब मैं अपनी खातर तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ से दो चार नहीं करूँगी। और मालकिन ये बोलते हुए कुछ पढ़ने लगी। देखते ही देखते वो जिनज़ादा एक खूबसूरत तोते की शक्ल अख्तियार कर गया और मशकूर होकर माँ के कंधे पर बैठा शुक्रिया अदा करने लगा। मेरी मालकिन ने उसे कुछ कहा और फिर तय खाने से खाली हो गया। वो संदूक, वो औरत सब गायब हो गए। मेरी मालकिन वहीं बैठी रोती रही। मेरी आंख झटके से खुली, मेरा पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था। कितना दर्द था एक माँ थी ना। वाकया औलाद का दर्द इंसान की ज़िंदगी की तमाम आसाइशों पर बारी है। मेरी मालकिन शायद मुझे देख चुकी थी। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं खौफज़दा हो गई, मुझे लगा वो मुझे भी कुछ कर देंगी। मालकिन ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, डरो मत, तुम मैं कुछ नहीं कहती। तुम्हें जाना था ना इस संदूक का राज, तो मैं बताती हूँ। मैं अपनी ममता से जंग लड़ती थक चुकी थी। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक चिल्ले का बताया था, जिससे किसी भी जिन को कैद में किया जा सकता है। मुझे भी ममता की तड़प ने ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने 40 दिन तक वो चिल्ला काटा और जिनज़ादे को कैद कर लिया। मुझे उसे अपने बच्चे के रूप में देखकर खुशी होती थी। इसकी आंखों में मोहब्बत मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने उसे संदूक में कैद किया और उसके साथ रोज़ रात को अपना वक्त गुजारने लगी। ये मेरा मामूल बना गया। लेकिन फिर मुझे एहसास होने लगा कि वो जिनज़ादा मेरी कैद में बहुत तकलीफ़ में है। तभी मैंने उसे आज़ाद कर दिया। मुझे समझ आ गई थी कि सारे अख्तियारात अल्लाह के पास हैं, वो जिसे चाहे नवाज दे। मैंने मालकिन के दुख पर उनके शाने पर हाथ रखा और उनसे माफ़ी मांगी। मालकिन भी मुस्कुरा कर मुझे माफ़ करती मेरे साथ उस तहखाने से बाहर आ गई। उन्हें रब पर पूरा यकीन हो चला था कि उनका रब उन्हें कभी न कभी औलाद से नवाज ही देगा।